हेलो दोस्तों, मैं आरजे चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री बाई आरजे चौधरी में। देखो बच्चों, तुम्हारे कहने पे ही कि सर क्वेश्चन सीरीज लेके आओ, सब लेके आ रहे हैं यूट्यूब पर, तो मैंने देखो ये चैनल नया क्रिएट किया है और इसमें अपने एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, ठीक है भाई, एग्रीकल्चर की कोई सी भी एग्ज़ाम हो जिसमें एग्रीकल्चर आता हो, चाहे वो जेट ICRBHU हो, चाहे सुपरवाइज़र हो, चाहे SRF JRF हो, चाहे प्री PG, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, AOW हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें एग्रीकल्चर आता है, उस कंपटीशन के रिगार्डिंग अपने सारे क्वेश्चंस अपन चैप्टर वाइज यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, देखो नंबर 1 अपन ने, भाई चलो शुरू कर लेते हैं। तो देखो अपन ने यहाँ पे जो सीरीज अपन लेके आए ना, वो अपन ने शुरू की है एग्रोनॉमी, ठीक है, सस्य विज्ञान की। और इस एग्रो में अपन ने जो नंबर 1 चैप्टर शुरू किया ना, वो क्या किया अपन ने, सीड या बीज। ठीक है, देखो सीरीज शुरू करते हैं अपन। देखो नंबर 1 क्वेश्चन तुम्हारे, देखो बात करें देश के किसानों को कितना % उन्नत बीज मिल रहा है, कि अभी किसानों को जो बीज प्राप्त हो रहा है वो कितना % शुद्ध बीज प्राप्त हो रहा है। नंबर 1 ऑप्शन 8%, 10%, 12% या 14%। तो देखो अपन बात कर लें कि किसानों को कितना बीज मिल रहा है ना, वो तुम्हारे मिल रहा है कितना, 12%। अरे कितना मिल रहा है, 12%, कि 12% शुद्ध बीज क्या है अपन को किसानों को प्राप्त हो रहा है। नंबर 2 बात करें अपन, देखो क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय बीज अधिनियम किस वर्ष घोषित हुआ। ये क्वेश्चन तुम्हारे पूछा हुआ है जेट 2014 में। देखो बच्चों, अपन बात कर ले NSC और NSA, दो चीज़ें तुम्हारी आती है। NSC नेशनल सीड कॉरपोरेशन, NSA नेशनल सीड एक्ट। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि NSC पूछा है या NSA पूछा है। देखो C मतलब होता है कॉरपोरेशन, मतलब निगम, ठीक है। A मतलब एक्ट, एक्ट मतलब अधिनियम होता है ना अपने, भाई कौन सा एक्ट लग रहा है, कौन सा अधिनियम लग रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पूछा NSA पूछा है, मतलब NSC नहीं पूछा, तो ये NSC तो क्लियर हो गया यहाँ पे। अब पूछा NSA कि नेशनल सीड एक्ट कब घोषित हुआ, ठीक है, डेट पूछिए कि किस वर्ष से घोषित हुआ। देखो एक चीज़, नंबर 1 ऑप्शन 63, 66, 68 या 69। तो देखो बच्चों यहाँ पे दो चीज़ें तुम्हारी आती है, एक तो कि NSA, एक तो किस वर्ष तो घोषित हुआ और किस वर्ष लागू हुआ, ठीक है। देखो अपन बात कर लेंगे किस वर्ष घोषित तुम्हारे हुआ ना, ये तुम्हारे हुआ था कब, 1966 में। अरे कब हुआ था, 1966 में। तो वही चीज़ है कि भाई साहब पारित कब हुआ, तो देखो वो पारित कब हुआ तुम्हारे 1969 में। अरे कब पारित हुआ, 1969 में। और लागू कब, मतलब घोषित कब हुआ, 1966 में, ठीक है। आगे देखो नंबर 3 क्वेश्चन की बात करें अपन। अब देखो नंबर 3 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज निगम कब बना। अब आइए वो चीज़ जो अपन ने ऊपर बात की थी, NSC नेशनल सीड कॉरपोरेशन की, NSC की स्थापना कब हुई थी, तो वो तुम्हारे कब हुई थी। देखो नंबर 1 ऑप्शन 1966, नंबर 2 1969, नंबर 3 1963, नंबर 4 1978। तो बात करेंगे राष्ट्रीय बीज निगम कब बना, तो देखो वो बना तुम्हारे कब, 1963 को। अरे कब बना, 1963 को। क्या बना, राष्ट्रीय बीज निगम। अब अगर तारीख पूछ ले तुम्हें तो क्या आएगी इसमें, 7 मार्च। अरे क्या आएगी, 7 मार्च 1963 को NSC या नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे चलें, नंबर 4, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन तुम्हारा ये है। देखो नंबर 4 क्वेश्चन है, केंद्रीय एगमार्क कानून 1937 में कहाँ स्थापित किया गया। ये तुम्हारे पूछा हुआ है जेट 2012 में। और ये देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जाम में तुम्हारे पूछा हुआ भी है ये चीज़। और इस क्वेश्चन को तुम देखो यहाँ एक तो बीज में पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, एक ये तुम्हारे आता है प्रिजर्वेशन में, जब पढ़ेंगे अपन फल परिरक्षण पढ़ेंगे ना, ठीक है, तो तुमने पढ़ा होगा, वहाँ पर भी ये काम काफ़ी आएगा। देखो केंद्रीय एगमार्क कानून कहाँ स्थापित किया। देखो पहली चीज़ अपन ने यहाँ पे एक क्वेश्चन इसमें और ऐड कर लिया कि 1937 में। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि एगमार्क कानून कब बना, तो कब बना, 1937 में। लेकिन यहाँ पूछा है कि कहाँ स्थापित किया गया। नंबर 1 मुंबई, नंबर 2 पुणे महाराष्ट्र, नंबर 3 नागपुर, नंबर 4 मनीला फिलीपींस। तो अपन बात करें कि भाई साहब यह स्थापित कहाँ किया गया, तो वो तुम्हारे कहाँ किया गया, नागपुर महाराष्ट्र में।
अरे कहाँ पर किया गया? नागपुर, महाराष्ट्र में। क्या किया गया? केंद्रीय एगमार्क कानून। और कब किया गया? 1937 में। 4 क्वेश्चन कंप्लीट है। देखो नंबर 5 की बात करें अपन। अब देखो नंबर 5 क्वेश्चन है, इस्टा की स्थापना कब की गई? अब देखो पहली चीज क्वेश्चन पूछा है इस्टा, तो देखो पहली चीज कि ये इस्टा है क्या चीज भाई साहब? देखो इस्टा इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, ठीक है। मतलब सीधी सीधी बात कर ले अपन, अंतर्राष्ट्रीय बीज पंजीकरण सोसाइटी। अब इस इस्टा की स्थापना, पहली चीज, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। एक तो पूछा है अपन से क्या कि कब की गई, क्या पूछा है? कब की गई। एक कि कहाँ पे है, या इसका मुख्यालय कहाँ पर है, या कहाँ की गई। देखो पहला ऑप्शन 1921, नंबर 2 1924, नंबर 3 1937 और नंबर 4 1978। अब भाई साहब इस्टा, इस्टा बोले तो 1924 में। अरे कब की गई? 1924 में। सेकंड क्वेश्चन अपन ने पूछा था कि कहाँ की गई, तो वो तुम्हारी की गई कहाँ पर है? जूरिक। अरे कहाँ की गई? जूरिक। और ये जूरिक कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। तो देखो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तुम्हारे इस्टा से। एक तो इस्टा की स्थापना कब हुई? 1924 में। एक कहाँ पर हुई? जूरिक, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नंबर 6 क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखो बात करें नंबर 6 क्वेश्चन की, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय बीज नीति कब लागू हुई? कि भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय बीज नीति लागू की ना, नई राष्ट्रीय बीज नीति, वो कब लागू की? 1996, 98, 2000 या 2002 में। देखो बात करें कि भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय बीज नीति जो लागू की न तुम्हारे, वो कब की थी? सन 2002 में। अरे कब लागू की थी? 2002 में। क्या लागू की थी? राष्ट्रीय बीज नीति, ठीक है। आगे देखो नंबर 7 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो देखो आरएसएससी की स्थापना कब हुई थी? नंबर 7 क्वेश्चन है क्या, आरएसएससी की स्थापना कब हुई थी? देखो आरएसएससी क्या चीज़ है ये? राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन। अरे क्या चीज़ है? राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन, ठीक है। राजस्थान राज्य बीज संघ, मतलब राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन या निगम, ठीक है, राजस्थान राज्य बीज निगम। अब इस आरएसएससी की स्थापना कब हुई? 1963, 1966, 1978, 2002। अब देखो यहाँ पे चारों जो ऑप्शन है ना, चारों से 4 क्वेश्चन बनते हैं। अपन एक तो पहले बात की थी 1963 में, क्या हुआ था? नेशनल सीड क्या एक्ट या कॉरपोरेशन, वो हुआ था। एनएससी की स्थापना हुई थी कब? 1963, मतलब 7 मार्च 1963 में। नंबर 2 1966 में एनएसए बना था, मतलब घोषित हुआ था। कौन सा? एनएसए। कब? 1966 में। 1978, अब इसको छोड़ो एक बार, फिर देखो 2002। अपन ने पिछले क्वेश्चन में बात की कि 2002 में क्या हुआ था? नई राष्ट्रीय बीज नीति लागू हुई थी। कब हुई थी? 2002 में। अब इससे पहले नंबर 3 पे अपन ने क्या बात की, क्या जोड़ा था? 1978। तो भाई साहब आरएसएससी क्या चीज बढ़ रहा है अपन? आरएसएससी। इस आरएसएससी की स्थापना तुम्हारी कब हुई थी? 1978 में। अरे कब हुई थी? 1978 में, ठीक है। नंबर 7 क्वेश्चन कंप्लीट है। आगे देखो नंबर 8। देखो नंबर 8 क्वेश्चन की अपन बात करें कि राजस्थान में किसानों को बीज दिलाने वाली संस्था, कि अपन राजस्थान में जो किसानों को बीज मिलाते हैं, ठीक है, कि अपन ने बात की थी कितना % बीज मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है? 12%। वो चीज़ अपन ने पहले क्लियर कर ली। अब क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है कि किसानों को जो बीज दिला रहे हैं ना, वो कौन सी संस्था दिला रही है? एनएसए। अपन ने बात कर ली कि एनएसए क्या चीज़ है? नेशनल सीड एक्ट अधिनियम। तो देखो अधिनियम बनता है, वो बीज दिला संस्था नहीं होती, वो तो संसद में पारित होता है, संसद में बनता है। नंबर 2 एनएससी नेशनल सीड कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम। नंबर 3 आरएसएससी राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन। और नंबर 4 कोई नहीं, मतलब इन ऑप्शन में से कोई सा भी नहीं। तो देखो नंबर 2 और 3 अपन को कंफ्यूज कर रहा है।
तो क्या आ रहा है नेशनल सीड कॉरपोरेशन, एक क्या आ रहा है राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन। अब देखो सिर्फ दिमाग अपना लगाना ही नहीं है, क्वेश्चन क्या है राज्य में, राज्य की पूछिए ना, राज्य की पूछिए तो भाई साहब क्या आएगा राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन, मतलब RSSC, जिसकी स्थापना अपन ने बात की थी पहले, कब हुई थी 1978 में। ठीक है, अब देखो नंबर 9 क्वेश्चन, देखो नंबर 9 क्वेश्चन की अपन बात करें कि पौधों में फफूंद जनित रोगों के प्रति प्रतिरोधकता को बढ़ाता है, कि भाई साहब फफूंद जनित जो रोग होते हैं ना उनके प्रति प्रतिरोधकता को कौन बढ़ाएगा। अब देखो एक चीज़ कि भाई साहब फफूंद ऑप्शन में तुम्हारे एग्जाम में फफूंद नहीं आता है कभी, ठीक है। अरे तुमने नाम सुना हो किसका, कवक का, नाम सुने कवक का, चाहे तो कवक बोल दो, चाहे फफूंद बोल दो, चाहे फंगस बोल दो। अब कई बार क्या करता है भाई साहब सीधा कोई भी ऑप्शन एग्जाम मतलब क्वेश्चन दे देगा और वहाँ या तो कवक नहीं डालेगा, ठीक है, लेकिन अपन कवक के नाम से जानते हैं, लेकिन कवक को अपन क्या बोलते हैं फफूंद बोलते हैं। तो मतलब क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है वो कि कवक जनित रोगों के प्रति प्रतिरोधकता को बढ़ाता है। नंबर 1 ऑप्शन कैल्शियम, सिलिकॉन, कॉपर और सोडियम। ठीक है, बात करें कि कवक जनित, अब देखो एक चीज़ को यहाँ से ऐसे पकड़ो, कैसे तो कवक और कैसे कॉपर, मतलब कॉपर के अगर फसल में अपन कॉपर का अधिक प्रकोप मतलब डालेंगे तो वहाँ पे तुम्हारे क्या होगा, इससे पौधों में कवक जनित रोग कम लगेंगे। ठीक है, अरे सीधी सीधी बात है भाई, कॉपर क्या करता है कवकों के प्रति प्रतिरोधकता को बढ़ाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो नंबर 10 की अपन बात करें, एक फसल खरपतवार के बीज किस प्रकार की अशुद्धि का उदाहरण है। अब देखो फसल खरपतवार के बीज, नंबर देखो एक अपन ऑप्शन की बात करें तुम्हारे भौतिक, नंबर 2 आनुवांशिक, नंबर 3 दोनों, नंबर 4 कोई नहीं। तो इस कोई नहीं का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अब देखो खरपतवार के बीज मतलब अगर अपन ने कोई भी फसल ली, ठीक है, उस फसल में या तो दूसरी फसल का बीज या किसी खरपतवार का बीज है, तो वह कौन सी प्रकार की अशुद्धि है, भौतिक या आनुवांशिक। अब देखो इस चीज़ को समझो यहाँ पे, देखो आनुवांशिक मतलब जेनेटिकली, जेनेटिकली क्या होगा तुम्हारे कि भाई साहब एक बीज पहले से खराब था, ठीक है, उसकी उपज कम थी, उसको अपन ने फिर से बोया तो उसकी उपज कम होगी, तो उसमें कौन सी अशुद्धि है, वो आनुवांशिक है। भौतिक मतलब, भौतिक मतलब जो मनुष्य के द्वारा होती है या इंसान करता है। तो देखो किस प्रकार की अशुद्धि, अब देखो खरपतवार के बीज मिल रहे हैं ना, तो चाहे खरपतवार के हो, चाहे फसल के हो, चाहे अन्य किसी किस्म के हो, वो कौन सी प्रकार की अशुद्धि है तुम्हारे, वो है भौतिक अशुद्धि। कौन सी है, भौतिक अशुद्धि। ठीक है, आगे देखो नंबर 11 बात करें अपन, देखो नंबर 11 क्वेश्चन है, प्रमाणित बीज उत्पन्न किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो तुम्हारे पूछा हुआ ये WO 2012 के अंदर, और एक पूछा हुआ जेट 2005 में, मतलब जेट में भी आया हुआ है और WO में आया हुआ है। देखो प्रमाणित बीज उत्पन्न किया जाता है कि भाई साहब जो प्रमाणित बीज बनता है ना वो कौन से बीज के निर्माण से बनता है। नंबर 1 ब्रीडर सीड, नंबर 2 न्यूक्लियस सीड, नंबर 3 फाउंडेशन सीड और नंबर 4 रजिस्टर्ड सीड। ऑप्शंस बड़े कन्फ्यूजन लायक है कि अगर अपन को बीजों के इंग्लिश नेम याद है तो अपन कर सकते हैं, नहीं पता तो अपने बल्ले बल्ले हैं, दिक्कत ही नहीं है, पढ़ने की दिक्कत नहीं है ना। नंबर 1 देखो इसमें अपन को बीजों के जो इंग्लिश नेम है वो याद होने चाहिए। ठीक है, देखो फर्स्ट ब्रीडर सीड, और बात करें अपन ब्रीडर सीड की, किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं प्रजनक बीजों को। किसको बोलते हैं, प्रजनक या ब्रीडर सीड। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब मूल केंद्रक, मतलब मूल केंद्रक या न्यूक्लियस या नाभिकीय। फाउंडेशन सीड मतलब कि आधार, मतलब कि आधार। और नंबर 4 रजिस्टर्ड, नंबर 4 क्या है, रजिस्टर्ड। अब रजिस्टर्ड मतलब पंजीकृत, मतलब पंजीकृत। ठीक है भाई, इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका, इसका पंजीकरण हो चुका। अब प्रमाणित बीज, ये बीज की है नंबर 4 श्रेणी। अब ये किससे बन रहा है तुम्हारे, अब देखो नंबर 3 तुम्हारे कौन सा आता है, वो आता है आधार बीज। कौन सा आता है, आधार बीज। और आधार या फाउंडेशन सीड, आधार या फाउंडेशन सीड के गुणन से जो बीज बनता है ना वो कौन सा बनता है, प्रमाणित बीज बनता है।
इंपॉर्टेंट चीज़ है और एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आएगा तुम्हारे फाउंडेशन सीड। अब देखो नंबर 12 क्वेश्चन, देखो नंबर 12 क्वेश्चन, केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला 1960 में, अब यहाँ पे कब की जगह कहाँ आएगा, कहाँ स्थापित किया गया, कहाँ स्थापित किया गया, लुधियाना, मैसूर, नई दिल्ली, हिसार। अब देखो केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला मतलब सेंट्रल सीड टेस्टिंग, सेंट्रल सीड टेस्टिंग। अब देखो एक क्वेश्चन तो यहाँ से पहले बन गया कि कब स्थापित हुआ, तो कब हुआ 1960 में, अरे कब हुआ 1960 में। सेकंड कहाँ पर हुआ, वो तुम्हारे कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में। अरे कहाँ किया गया, नई दिल्ली में इसको स्थापित किया गया, किसको, केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला, ठीक है। आगे देखो नंबर 13, अच्छा क्वेश्चन और जनवरी जेट में आया हुआ है ये, ठीक है। बीज का वास्तविक मान निर्भर करता है कि बीज, देखो वास्तविक मान क्या होता है कि बीज कंप्लीटली शुद्ध है पूर्णतः शुद्ध है। अब देखो पूर्णतः शुद्ध बीज कौन सा होगा, नंबर 1 अंकुरण परसेंट, नंबर 2 शुद्धता प्रतिशत, नंबर 3 खरपतवार रहित हो, और नंबर 4 1 व 2 दोनों। अब देखो वास्तविक मान क्या होता है, मतलब पूर्णतः शुद्ध अपन ने बात कर ली पहले। देखो वो कब होता है, जब बीजों की अंकुरण परसेंट और बीजों की शुद्धता परसेंट, बीजों का अंकुरण परसेंट और बीजों का शुद्धता परसेंट दोनों हो, दोनों सही हो, तो उसका वास्तविक मान क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर 4, क्या आएगा, नंबर 4। ये तुम्हारे जेठ 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखो नंबर 14 क्वेश्चन, देखो नंबर 14 की बात करें अपन, सबसे ज्यादा आनुवांशिक शुद्धता कौन से बीज में होती है, कि भाई साहब कंप्लीटली शुद्ध बीज, कि ये तो शुद्ध है, इसमें तो 0.1%, 0.1% की भी कोई मिलावट नहीं है, कोई किसी प्रकार की शुद्धि नहीं है। जेठ 2003 में, बहुत पुराना क्वेश्चन है, आया हुआ है, मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नंबर 1 आधार बीज, नंबर 2 प्रजनक बीज, नंबर 3 मूल केंद्रक बीज, और नंबर 4 प्रमाणित बीज। अब देखो इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो, देखो सबसे ज़्यादा आनुवांशिक शुद्धता, मतलब देखो कोई भी बीज शुद्ध कब होगा, वो पहली पीढ़ी में होगा। अगर किसी भी सीड की पहली पीढ़ी होगी वो कंप्लीटली शुद्ध होगी, उसके बाद तो अपन बोलते हैं देसी के अंदर अपवाद पैदा होते हैं, है ना। तो देखो पहली चीज़ की पहली जो पीढ़ी होगी ना, वो क्या होगी, तुम्हारी आनुवांशिक शुद्ध होगी। अब पहली पीढ़ी कौन सी है भाई साहब, वो है तुम्हारे मूल केंद्रक, या इसको अपन बोल दें न्यूक्लियस या नाभिकीय बीज। तो वो तुम्हारे क्या होता है, सबसे ज़्यादा आनुवांशिक शुद्धता उसमें होती है, ठीक है। आगे देखो नंबर 15 नंबर क्वेश्चन की अपन बात करें, बीज को किस वानस्पतिक रूप में परिभाषित किया जाता है, कि हाँ ये बीज है, उस बीज को अपन किस रूप में परिभाषित करते हैं शॉर्ट के अंदर, ये तुम्हारे आईसीआर में पूछा हुआ है, ठीक है। देखो परिपक्व बीजांड, फल, फूल, परिपक्व पुष्पन, कि एक शुद्ध रूप में अपन बीज को क्या बोल सकते हैं। देखो परिपक्व बीजांड को अपन क्या बोलते हैं, बीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीज बोलते हैं। किसको बोलते हैं, परिपक्व बीजांड को, किसको बोलते हैं, परिपक्व बीजांड को क्या बोलते हैं अपन ने, बीज बोलते हैं। सीधी सीधी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, तो इसका राइट आंसर तुम्हारे क्या हो जाएगा, 1 नंबर परिपक्व बीजांड, ठीक है। आगे देखो नंबर 16, देखो फसलों का वास्तविक उपयोगिता मान होना चाहिए, कि हाँ फसल का वास्तविक उपयोगिता मान मतलब कि अंकुरण परसेंट इंटू भौतिक शुद्धता बटा 100, कि जितनी ये शुद्धता होगी उसमें भाग देंगे 100 का, तब वास्तविक उपयोगिता मान निकलेगी। तो एक उत्तम बीज में, एक शुद्ध बीज में, उस शुद्ध बीज का वास्तविक उपयोगिता मान कितना होना चाहिए, 80%, 75%, 70% या 60%। तो एक उत्तम बीज का वास्तविक उपयोगिता मान कितना होना चाहिए,
75%। कितना होना चाहिए? 75% उसका वास्तविक उपयोगिता मान होना चाहिए। ठीक है, आगे नंबर 17। देखो नंबर 17 क्वेश्चन की अपन बात करें, देखो नंबर 17 क्वेश्चन अपने देखो सबसे कम अंकुरण क्षमता की, सबसे कम जो अंकुरण क्षमता होती है ना, वो किसकी होती है? बाजरा की, बरसीम की, कपास की या रिंजके की? तो देखो उस बीजों की अंकुरण क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है? सबसे कम, सॉरी सबसे कम पूछिए यहाँ पे कि सबसे कम, कि अपन ने 100 बीज बोए तो किसके सबसे कम बीज उगते हैं? ठीक है, अंकुरण मतलब अंकुरित होते हैं, तो वो तुम्हारे यहाँ पे होगा क्या? कपास। अरे क्या होगा? कपास, और एक कपास के साथ आता है तुम्हारे क्या? भिंडी। कपास और भिंडी, इन कपास और भिंडी की जो अंकुरण परसेंट होती है वो कितनी होती है? 65%। कितनी होती है? 65%। ठीक है, अब बात करें कि भाई साहब सबसे कम हो गई, एक क्वेश्चन तो ये बन के अच्छा क्वेश्चन बनता है। नंबर 2 क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक किसकी होती है फिर? ठीक है, तो यहाँ पे सर्वाधिक की अपन बात कर ले तो तुम्हें इसका आंसर पता होगा, क्या होता है? मक्का। और क्या होता है? मक्का। और मक्का के बीजों की कितनी होती है? 90%। कितनी होती है? 90% इसकी अंकुरण क्षमता होती है। ठीक है, आगे देखो नंबर 18। अंकुरण व बीजों की शुद्धता की प्रक्रिया कहलाती है। कि अपन अंकुरण और मतलब बीजों के अंकुरण की, बीजों की शुद्धता कि अपन जो जांच करते हैं उसकी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? आनुवांशिक शुद्धता, सीड सैंपलिंग, भौतिक शुद्धता, बीज परीक्षण। ठीक है, अब देखो इसको अपन क्या बोलते हैं। देखो आनुवांशिक शुद्धता तुम्हें सबको पता है कि बीजों में आनुवांशिक शुद्धता होती है। ठीक है, पर इस प्रक्रिया नहीं होती, वो बीज की शुद्धता होती है, मतलब जेनेटिकली होता है वो। नंबर 3 भौतिक शुद्धता, ये सेम आनुवांशिक, ये भौतिक मतलब फिजिकल। नंबर 3 बीज परीक्षण। ठीक है, देखो इसमें अंकुरण और बीजों की शुद्धता की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? सीड सैंपलिंग। ये तुम्हारे WO 2018 में पूछा हुआ है। ठीक है, WO 2018 में आया हुआ है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? सीड सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है, आगे देखो नंबर 19 क्वेश्चन की अपन बात कर लें, तो देखो नंबर 19 क्वेश्चन तुम्हारे, आगे देखो नंबर 19 क्वेश्चन की अपन बात करें, देखो नंबर 19 में फसल उत्पादन के लिए किस बीज का प्रयोग करते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा हुआ है जेट में, एएस सुपरवाइजर में और ICAR में। तीनों एग्जामों में पूछा हुआ है कि भाई साहब अगर अपन को फसल उत्पादन करनी है, खेत में बीजों को बोना है, तो अपन कौन सा बीज खरीदें? देखो पहला प्रजनक बीज, दूसरा आधार बीज, तीसरा प्रमाणित बीज, चौथा पंजीकृत बीज। देखो फसल उत्पादन के लिए जो अपन काम में बीज लेते हैं ना, वो कौन सा लेते हैं? प्रमाणित बीज। अरे कौन सा लेते हैं? प्रमाणित बीज। और देखो एक चीज़ यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि इस बीज का जो ठेला आता है ना, उस ठेले का टेक का रंग क्या होता है? तो टेक का रंग क्या होगा इसका? नीला। क्या होता है? नीला। सेकंड चीज़ बात करें कि अगर इसका टेक का रंग नीला होता है तो इसमें आनुवांशिक में जेनेटिकली जो प्योर मतलब फिजिकली और जेनेटिकली जो प्योरिटी होती है वो कितनी होती है? वो होती है 99 से 100%। कितनी होती है? 99 से 100% होती है। किस में? प्रमाणित बीज में। अरे किस में होती है? प्रमाणित बीज में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ है। आगे देखो नंबर 20 क्वेश्चन, 20 की अपन बात करें, गेहूं के बीजों का टेस्ट वेट होता है कि जो गेहूं के जो बीज होते हैं उन बीजों का टेस्ट वेट कितना होता है? तो देखो गेहूं के बीजों की टेस्ट वेट की अपन बात करें, 3 से 5 ग्राम, 5 से 7 ग्राम, 40 से 42 ग्राम, 25 से 30 ग्राम। अब देखो गेहूं के बीजों का, एक तो गेहूं 2 चीज़ों पे साथ आती है, गेहूं, एक आता है गेहूं सा। क्या आता है? गेहूं सा। अब भाई साहब गेहूं का तो होता है कितना? 40 से 42 ग्राम।
एक ये जो तुम्हारी पिछली बार जेठ में आया था, हाँ पिछली बार आया था ना 2021 में, कि किसका पूछा था, 5 से 7 ग्राम किसका होता है? बाजरा या सरसों? अरे किसका होगा बोलना? देखो बाजरा और सरसों की अपन बात कर लें, देखो ये तुम्हारे होता है किसका, बाजरे का। किसका होता है? बाजरे का परीक्षण भार कितना होता है? 5 से 7 ग्राम। ठीक है, और ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा हुआ है, इम्पोर्टेंट है। अपन यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? गेहूं की। कितना होता है? 40 से 42 ग्राम। कितना होता है? 40 से 42 ग्राम। नंबर 3, अब एक अपन ने बात की गेहूं सा की, तो अगर गेहूं का इतना होता है तो गेहूं सा कितना होता है? वो होता है 2 ग्राम। कितना होता है? 2 ग्राम। गेहूं का 40 से 42 ग्राम और गेहूं कितना? 2 ग्राम। ठीक है, आगे देखो नंबर 21, खाद्यान्न फसलों को भंडारण के लिए कितने % नमी पर भंडारित करना चाहिए? कि अपन को भाई साहब खाद्यान्न फसलों को भंडारित करना है तो उनको कितने % उनके बीजों में नमी की मात्रा होनी चाहिए? 8 से 10, 10 से 12, 12 से 16 या 18 से 20? देखो अपन को सिर्फ नमी की मात्रा ध्यान रखे ना तुम, तो सीधा सीधा तुम 3 ध्यान रख लेना। एक तो खाद्यान्न की, ठीक है, खाद्यान्न के बाद में दलहनी की, और दलहनी के बाद में तिलहनी की। ठीक है, तिलहनी, दलहनी और खाद्यान्न। सबसे कम होती है तुम्हारी तिलहनी की कितनी? 6 से 8%। कितनी होगी मुन्नाओ? 6 से 8। दलहनी की 8 से 10%। कितनी होगी? 8 से 10। और खाद्यान्न की 10 से 12%। कितनी होगी? 10 से 12%। तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारे? 10 से 12% खाद्यान्न फसलों में। अब देखो तुम्हारे यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। क्वेश्चन तुम्हारे पूछेगा वो कि गेहूं के दानों को, देखो कैसे पूछेगा तुमसे वो, गेहूं के दानों को भंडारित करते समय नमी की मात्रा होनी चाहिए। अब देखो गेहूं के दानों की बात करें, अब देखो गेहूं के दाने कौन से फसल में आते हैं? खाद्यान्न में। तो क्या आएगा? 10 से 12। अरे क्या आएगा मुन्नाओ? 10 से 12। एक तुम्हारे जो पूछा हुआ वो पूछा हुआ है सरसों का। अब सरसों कौन सी फसल है? तिलहनी। अरे कौन सी है? तिलहनी। तो सरसों क्या होता है तुम्हारे? क्या आएगा? तिलहनी, दलहनी, खाद्यान्न, याद करो। तो क्या आएगा? 6 से 8%। ठीक है, 6 से 8%। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चलो नंबर 22। देखो नंबर 22 की अपन बात कर लें, सर्वाधिक अंकुरण क्षमता, सर्वाधिक अंकुरण क्षमता किस बीज की होती है? अपन देखो इसका जिक्र अपन ने पहले कर लिया, बाजरा, कपास, मक्का, सरसों। तो देखो सबसे ज़्यादा जो अंकुरण क्षमता होती है तुम्हारे, वो होती है किसकी? मक्का की। कितनी होती है? 90%। और मक्का के बाद में आते हैं 4, गेहूँ, जौ, चना और सरसों। गेहूँ, जौ, चना और सरसों। इन गेहूँ, जौ, चना और सरसों की अपन बात कर ले तुम्हारे, तो इन गेहूँ, जौ, चना और सरसों में तुम्हारी क्या होती है? सर्वाधिक अंकुरण क्षमता होती है। किसके बाद? मक्के के बाद में कितनी? 85%। कितनी होती है? 85%। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वाधिक किसकी होती है? मक्का की। कम किसकी होती है? कपास और भिंडी। कितनी होती है? 65%। ठीक है, आगे देखो देखो नंबर 23। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा हुआ है। बीजोपचार के लिए थायरम की मात्रा काम में ली जाती है। देखो ICAR 2015 में पूछा हुआ है कि अपन देखो पहली चीज़ अपन ने बात की थी, देखो बीजोपचार मतलब अपन जब फसल में बीज बोते हैं, फसल में जब बीज अपन ने बोया तो उसको बीजों बोने से पहले अपन क्या करते हैं? उसको उपचारित करते हैं, इसको ट्रीटमेंट करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि उसमें कीट रोग मतलब फंगस बैक्टीरिया या जो भी डिजीज़ होती है ना, वो तुम्हारे क्या हो, कम लगे या कम उसका प्रकोप हो या फिर हो ही नहीं। ठीक है, इसके लिए अपन क्या करते हैं? उसको पहले से बीजों क्या करते हैं अपन? उपचारित कर देते हैं उसके घोल से, ताकि उसमें मतलब कम वो रोग लगे। ठीक है, तो देखो उसके लिए अपन देखो एक चीज़ अपन आगे पढ़ेंगे भी शायद। देखो बीजोपचार के लिए सही क्रम, तो जेट में पूछा हुआ ये कि बीजोपचार के लिए सही क्रम क्या होता है? वो होता है FIR, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम।
ठीक है। तो तुम्हारे कवकनाशी के रूप में हम देखो थायरम या केप्टोन, थायरम या केप्टोन अपन काम में लेते हैं। और थायरम या केप्टोन की देखो मात्रा तुम्हारे एग्जाम में देखो क्या पूछा हुआ है तुम्हारे, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 8 ग्राम या 16 ग्राम। तो बीजोपचार के लिए अपन जो मात्रा काम में लेते हैं ना, वो कितनी लेते हैं, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम। अरे कितने लेते हैं, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम। ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर बात करें, नंबर क्वेश्चन सीरीज 24। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आलू के टीपीएस बीज, आलू के टीपीएस बीज का प्रयोग करने पर बीज दर कितनी रखनी चाहिए। भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आईसीएआर 2014 में पूछा हुआ भी है। अब देखो टीपीएस, एक क्वेश्चन तुम्हारे सीधे कोई इस कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। पहली चीज टीपीएस, कि टीपीएस का प्रयोग अपन जो करते हैं, टीपीएस का प्रयोग अपन जो करते हैं वो तुम्हारे क्या करते हैं। देखो टीपीएस का प्रयोग या टीपीएस का संबंध किससे है तुम्हारे, वो है आलू से। किससे है, आलू से। सेकंड टीपीएस है, टीपीएस है तो क्या है वो, ट्रू पोटैटो सीड। क्या है, ट्रू पोटैटो सीड। नंबर 3 क्वेश्चन कि इसे ट्रू पोटैटो सीड में जो अपन बीज दर रखते हैं आलू में, वो कितनी रखते हैं। देखो नंबर 1 ऑप्शन 50 से 100 ग्राम, 100 से 150 ग्राम, 150 से 200 ग्राम, 200 से 250 ग्राम। तो देखो यहाँ पर अपन जो इसकी बीज दर रखते हैं ना, वो कितनी रखते हैं तुम्हारे, कितनी, 100 से 150 या 150 से 200, वो आएगी 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी आएगी, 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है। आगे देखो नंबर 25 क्वेश्चन की बात करें अपन, मसाले वाली फसलों का भंडारण के समय नमी होनी चाहिए। वैसा अच्छा क्वेश्चन है, मसाले वाली पूछ ली। अपने बात 3 की थी पहले, खाद्यान्न की, दलहनी की और तिलहनी की। ठीक है। अब देखो मसाले वाले की बात करें ना, तो तुम्हारे देखो अपन ने जो बात की थी ना तिलहनी की, कि तिलहनी फसलों के भंडारण के समय नमी होनी चाहिए, या फिर तिलहनी में अपन ने बात की थी सरसों की थी ना। तो तिलहनी या सरसों की अपन बात करें ना, तो देखो तिलहनी हो या मसाले वाली हो, उन दोनों में कितना आएगा तुम्हारे, 6 से 8%। कि इनके अगर अपन बीजों को स्टोर करते हैं तो इनके दानों में जो नमी होनी चाहिए ना, वो कितनी होनी चाहिए, 6 से 8%। ठीक है। आगे देखो नंबर 26, देखो बीज उत्पादन में पृथक्करण दूरी रखते हैं। ये तुम्हें पूछा हुआ है HRO 2018 में, HRO की जो एग्ज़ाम होती है उस HRO के एग्ज़ाम में तुम्हारे ये पूछा हुआ है कि पृथक्करण जो दूरी अपन रखते हैं वो क्यों रखते हैं। अब इसके लिए तुम्हें इसकी परिभाषा 12th क्लास में तुम्हारे जो चैप्टर में थी कि पृथक्करण दूरी क्या होती है। तो देखो आनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए किन्हीं 2 किस्मों के मध्य रखी जाने वाली दूरी को अपन क्या बोलते हैं, पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। क्यों रखते हैं, खरपतवार निकालने के लिए कि भाई साहब उसमें खरपतवार नहीं हो, अवांछनीय पौधों के लिए कि उसमें अवांछनीय पौधे नहीं हो, समय पर पकने के लिए कि अपन जो अगर दूरी रख देंगे तो टाइम पर पक जाएंगे, या फिर सभी के लिए रखते हैं। ठीक है। तो जो अपन पृथक्करण दूरी रखते हैं ना, वो किस लिए रखते हैं, तुम्हारे अवांछनीय पौधों को निकालने के लिए। किस लिए रखते हैं, अवांछनीय पौधों को निकालने के लिए अपन क्या रखते हैं, पृथक्करण दूरी रखते हैं। ठीक है। आगे देखो नंबर 27, बीजोपचार का सही क्रम है। ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा हुआ है, जेट वगैरह में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि बीजोपचार का सही क्रम है RFI, राइजोबियम, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड। नंबर 2 FIR, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम। नंबर 3 राइजोबियम, इंसेक्टिसाइड, बैक्टीरिया। नंबर 4 RFI, राइजोबियम, फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड। कि बीजों को जो उपचारित करते हैं तुम्हारे, वो किस क्रम में करते हैं। तो देखो वो तुम्हारे करते हैं FIR। किस में करते हैं, FIR, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर। पहले कवकनाशी, दूसरा कीटनाशी और तीसरा राइजोबियम कल्चर। इन तीनों से अपन क्या करते हैं, पहले बीजों को उपचारित करते हैं और उसके बाद खेत में बोते हैं। ठीक है। आगे देखो
नंबर 28, देखो अलसी की फसल के लिए आधार बीज के लिए उसकी दूरी रखते हैं। तो देखो अलसी की अपन बात करें कि अलसी में आधार बीज की दूरी कितनी रखते हैं, ठीक है, 50, 25, 100 और 200। अपन बात करें पृथक्करण दूरी की, देखो आधार दो, अपन इस दूरी में दो बीज पढ़ते हैं, एक तो आधार बीज और एक प्रमाणित बीज। देखो अलसी की होती है कितनी, 50, 25, कितनी होती है, 50, 25। अब 50, 25 की अपन बात कर ले तो पहले कौन सी आती है, आधार, तो क्या आएगा यहाँ पे 50, क्या आएगा 50, ठीक है। अब देखो आगे नंबर 29, देखो प्याज के आधार बीज के लिए न्यूनतम अंकुरण दूरी रखते हैं। तो देखो प्याज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसकी बात कर रहे हैं, प्याज की। और ये तुम्हारे एचआर में आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, एचआर में आया हुआ है और इम्पोर्टेंट है। देखो आधार बीज के लिए न्यूनतम अंकुरण दूरी इसकी 1500, 2500, 1000 या 2000, ठीक है। तो वो कितनी रखते हैं अपन, वो रखते हैं 1000, कितने रखते हैं, 1000 रखते हैं उसके लिए। और 1000 रखते हैं किसके लिए अपन, आधार बीज के लिए। और किसके लिए रखते हैं अपन, आधार बीज के लिए। और नंबर 30 की अपन बात करें, मूली व सलजम के लिए पृथक्करण दूरी रखते हैं। मूली व सलजम के लिए पृथक्करण दूरी रखते हैं 1600, 1000, 1800, 600, 300, 400, 200। तो देखो मूली व सलजम की बात करें ना, वो अपन कितना रखते हैं, 1600 से 1000, कितना रखते हैं, 1600 से 1000, ठीक है। आज अपन 30 क्वेश्चन ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे, इंपॉर्टेंट लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जितना भी हो, तुम्हारे जितने भी रिलेटिव हो, कांटेक्ट वाले हो, जिनका एग्रीकल्चर से कोई ना कोई रिश्ता हो, नाता हो, ठीक है, उनका फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, ट्विटर, जो भी आपके पास माध्यम हो सोशल साइट्स का, वहाँ पे इसको शेयर कीजिए, ठीक है। अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो चैप्टर में तुम्हारे बचते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेके आएंगे अगली सीरीज में, ठीक है।